या वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम देखेंगे एक जो इन्फेक्शन जो हमने सबने नाम सुना होगा, एब्सेस। एब्सेस यानी कि किसी भी जगह पे पस पड़ जाना। अब जब इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है या अंडरस्टैंडिंग पूछी जाती है लोगों के माइंड में, तो वो कहते हैं कि एब्सेस मतलब पस पड़ जाना। मतलब उसकी डेफिनेशन जो है वो भी उसी टाइप की है, इट्स नॉट डिफरेंट। मीन्स इट्स अ collection of pus in one particular cavity and that cavity is lined by a pyogenic membrane। ओके, तो ये जो है उसकी सिंपल डेफिनेशन है। और पूछते हैं कि पस क्या होता है, तो पस जो है वो मल्टीपल बैक्टीरियाज होते हैं। दैट बैक्टीरिया हैज़ बीन एंगल्फ्ड बाय द WBCs। और जो नेक्रोटिक टिश्यूज़ जो होती है उन सब का जो पूरा मिक्सचर होता है, दैट इज़ कॉल्ड पस। ओके, एंड सो क्लियर कट डेफिनेशन जो है वो हमें एक तो पता होनी चाहिए एब्सेस की क्या है। सो इट्स अ कलेक्शन ऑफ अ पस इन वन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज्ड कैविटी एंड दैट कैविटी इज लाइंड बाय अ पायोजेनिक मेम्ब्रेन। ये वर्ड जो है उसका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ वो जो मेम्ब्रेन है वो फॉल्स मेम्ब्रेन है, इट्स नॉट अ ट्रू मेम्ब्रेन। ओके, ट्रू मेम्ब्रेन मतलब क्या कि जिसका प्रॉपर एक एपिथेलाइजेशन हो। जैसे कि पेरिटोनियल कैविटी है, तो पेरिटोनियम अगर आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको प्रॉपर एक बेसमेंट मेम्ब्रेन दिखेगी, उसके ऊपर आपको सेल्स वगैरह दिखेंगे, तो उसको हम बोलते हैं ट्रू मेम्ब्रेन। जैसे कि पेरिटोनियम हो गया, प्लूरा हो गया, या बॉडी में जितनी भी नेचुरली जो अकरिंग जो भी टिश्यू है, जो भी कैविटीज़ हैं, वो सारी की सारी कैविटीज़ के अंदर एक नेचुरल एपिथेलियम होता है, तो उसको हम ट्रू मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, जबकि यहाँ पे ऐसी कोई ट्रू मेम्ब्रेन नहीं है, कि वो ग्रेनुलेशन टिश्यू की वजह से बनी हुई मेम्ब्रेन है, तो उसको हम पायोजेनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। सो यहाँ पे फॉल्स मेम्ब्रेन होती है, दैट इज़ कॉल्ड अ पायोजेनिक मेम्ब्रेन। तो ये होता है हमारा सिंपल एब्सेस। अब एब्सेस जो है, अगेन मैंने बताया कि बॉयल है, तो बॉयल भी अल्टीमेटली पस का कलेक्शन बनेगा, तो उसको भी हम एब्सेस कहेंगे। इसी प्रकार सेल्यूलाइटिस में अगर हम दवाएं दें तो कुछ टाइम बाद वो इन्फेक्शन जो है हमारा लिमिटेड हो जाता है और वहाँ पे जो है वो पस पड़ सकता है, मतलब ठीक है। तो दैट इज़ ऑल, मतलब एब्सेस इन तरीक़ों से इन सब में होता है। अब सीधा सा सवाल ये है कि भाई एब्सेस में एंटीबायोटिक काम करती हैं कि नहीं। देखिए, इसका कॉन्सेप्ट ऐसा है कि देखो, एंटीबायोटिक आप कुछ भी खाएंगे, है ना, तो वो काम कैसे करेगी, सीधा सा लॉजिक है। आप जो भी खाएंगे पहले आपके इंटेस्टाइन में जाएंगी, ऑफ कोर्स स्टमक में जाएगी, फिर इंटेस्टाइन में जाएगी, और फिर जहाँ से भी उसको एब्जॉर्ब होना है GI ट्रैक्ट में से, वहाँ से वो ब्लड के थ्रू एब्जॉर्ब होगी, और वो ब्लड के थ्रू एब्जॉर्ब होकर अल्टीमेटली फिर उस ऑर्गन तक ब्लड सप्लाई के माध्यम से जाएगी। पर अब जैसे कि हम बात करें कि यहाँ पे मान लो कि हमारा एक एब्सेस बन गया है, तो यहाँ पे जो भी ब्लड सप्लाई आएगा तो वो एब्सेस के अंदर तो नहीं जा रहा है, क्योंकि एब्सेस तो पस बन चुका है। अब वहाँ पे कोई ब्लड सप्लाई कुछ है नहीं। हाँ, उसकी जो आउटर पायोजेनिक मेम्ब्रेन, जो उसकी मेम्ब्रेन है पायोजेनिक मेम्ब्रेन, उस पायोजेनिक मेम्ब्रेन के आउटर लेयर में जो है, जैसे कि अब यहाँ पे पस पड़ा है तो उसके आसपास जो है वो रेडनेस होती है, तो ये डेट मीन्स वहाँ तक ब्लड है। लेकिन जहाँ पे पस है एक्चुअल में, वहाँ पे तो ब्लड सप्लाई है ही नहीं, तो प्रैक्टिकली एंटीबायोटिक वहाँ तक पहुँचेगी कैसे। ठीक है, तो जब बहुत छोटी अमाउंट में जब पस होता है तब शायद एंटीबायोटिक जो है वो वर्क कर सकती हैं। लेकिन जब पस फॉर्मली जब एक बार पस बन जाता है तो वो पस या तो ड्राइड अप हो सकता है, ठीक है, एंटीबायोटिक लेने से, और दूसरा उसमें कुछ चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि आप ही सोचिए वो जाएगी कैसे एंटीबायोटिक वहाँ पर। ओके, दैट्स वाई व्हेन एवर देयर इज़ अ एब्सेस, उसकी सर्जरी करके आपको वो पस जो है वो ड्रेन करना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा। अगर आप खुद नहीं निकालेंगे तो बॉडी अपने आप निकाल देगी। कैसे निकालेगी, हम बोलते हैं ना, परु पड़ गया, फिर वो परु पक जाता है और एक जगह से फूट जाता है, और फूट के फिर वो निकल जाता है। ठीक है, लेकिन जो नेचुरली जो फूटता है उसमें क्या है, उसमें सिर्फ एक पॉइंट से निकलता है। तो अब होता क्या है बेसिकली कि वो एक पॉइंट से वो, अब मान लो इतनी बड़ी पूरी कैविटी है, उसमें एक छोटा सा ऊपर ओपनिंग हो जाए, वहाँ से वो कितना खाली हो सकेगा। थोड़ा बहुत जो पस है वो तो अंदर के अंदर यही जाने वाला है, और वो फिर बार बार वो है वो इन्फेक्शन करता रहेगा। इसलिए वेन एवर देयर इज़ अ पस, हमको एक चीरा लगा के इंसिजन एंड ड्रेनेज जिसको बोलते हैं वो हम करते हैं। इंसिजन एंड ड्रेनेज का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसा है, तो देखो, जहाँ पे जिस टाइप का चीज़ इंपॉर्टेंट होती है उस तरीके से एब्सेस IND किया जाता है। अब मान लो कि किसी को फेस के ऊपर एब्सेस हो गया, तो देखो फेस की वास्कुलरिटी बहुत ही अच्छी होती है, तो उसमें अगर आप छोटा चीरा भी लगाएंगे तो भी जो है हीलिंग काफ़ी अच्छा आ जाता है। मान लो कि एकदम यहाँ पे पस हो गया, तो हम ट्राई ऐसा करते हैं कि इंसिजन जो हमारा जो चीरा है वो कॉस्मेटिकली ख़राब ना दिखे,
दैट इज़ आवर मेन कंसर्न। मान लो फेस के ऊपर इतना बड़ा एब्सेस हो गया तो हम ऐसा चीरा हम बिल्कुल नहीं लगाएंगे, हम एक छोटा सा चीरा लगाएंगे, सारा पस उसमें से वो, मान लो यहाँ पे पूरा पस कैविटी पस बन गया है तो हम यहाँ पे छोटा सा चीरा लगा देंगे ताकि सारा का सारा जो कलेक्शन है वो इस तरीके से ड्रेन हो जाए और वो छोटा इंसिजन कॉस्मेटिकली भी ख़राब ना लगे। क्यों? क्योंकि फेस की वास्कुलरिटी अच्छी है, इसलिए छोटा इंसिजन भी हमारा काम कर जाएगा। लेकिन रिवर्सली अगर हम देखें ग्लूटियल एब्सेस, जैसे कि हम जो ग्लूटियल रीजन जो हमारा होता है वहाँ पे जब हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस जब देते हैं तो कभी कभार उसमें पस पड़ जाता है। तो अब ग्लूटियल रीजन वो इतना बड़ा रीजन है, मैं बताऊं ग्लूटियल रीजन में जब पस पड़ता है ना तो वो इतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ कलेक्शन वहाँ पे हो जाता है कि मेरी जो हाथ की ये मुट्ठी है ना, लिटरली वो मुट्ठी जितनी साइज़ का जो है ना एब्सेस कैविटी होती है तो उतनी है। और ग्लूटियल रीजन में क्रॉसमेंसिस का कोई महत्व उतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि फेस सबको दिखने वाला है, ग्लूटियल रीजन सबको दिखने वाला नहीं है। तो ग्लूटियल रीजन में क्रूशिएट इंसिजन यानी कि ऐसा प्लस क्रॉस वाला जो इंसिजन रखा जाता है और जो चारों फ्लैप्स जो उसके बनेंगे उसको हम थोड़ा थोड़ा जो है काट देते हैं ताकि वो कैविटी, क्योंकि वो इतनी बड़ी कैविटी है कि अगर आपने उसके वो चारों कोने अगर आपने नहीं काटे तो फिर से वो जो है वो बंद हो जाएगा और फिर से बंद हो जाएगा तो वही बार बार वो जो है होता रहेगा। यानी कि हीलिंग जो है वो अंदर से आना चाहिए और जब तक अंदर से हीलिंग आए तब तक बाहर का हीलिंग जो है वो बाहर का जो ओपनिंग है वो बंद नहीं होना चाहिए। दैट इज़ बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब ग्लूटियल रीजन में मैंने बताया इतनी बड़ी कैविटी है तो उस पूरी कैविटी को भरने में जितना टाइम लगेगा उससे जल्दी टाइम बाहर के क्रूशिएट इंसिजन को भरने में लग जाएगा। तो बेसिकली तो फिर तो वो फिर से अंदर कैविटी रह जाएगी तो फिर वो हीलिंग कैसे होगा। इसलिए ग्लूटियल रीजन में क्रूशिएट इंसिजन लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि कैविटी बड़ी है इसलिए बहुत अच्छी तरीके से वो ड्रेन हो सके, अच्छी तरीके से वो खाली हो सके। और दूसरा, क्रूशिएट इंसिजन लगाने का दूसरा कारण ये भी है क्योंकि वहाँ पे कॉस्मेसिस का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। तीसरा रीज़न ये भी है क्योंकि ग्लूटियल रीजन में जो हीलिंग है वो सब साइड से आता है, मतलब पूरा का पूरा ग्लूटियल रीजन सब बाजू से हीलिंग जो है वो प्रॉपर उसका आ जाता है। दैट्स वाई द क्रूशिएट इंसिजन हील्स एक्सीलेंटली। तो जब हाथों में, अब जैसे कि हम बात करें कि हाथों और पैरों की, तो हाथों में जब एब्सेस होता है तो हम चीरा जो है वो हाथ की जो लॉन्ग एक्सिस है उसी की डायरेक्शन में हम इस टाइप से लगाने की हम ट्राई करेंगे। क्यों? क्योंकि जो हाथ की जो ब्लड वेसल्स है, नर्व्स है ना, टेंडन्स है, वो सब के सब जो है उसी डायरेक्शन में जाते हैं। तो उस चीज़ों को कम से कम डैमेज हो इसलिए हम जो है वो ऐसा इंसिजन लगाते हैं। और जनरली जो एब्सेस जो, हाँ, अगर हमें ऐसा लगे कि भाई एब्सेस को क्रूशिएट करने की ज़रूरत है तो किया भी जा सकता है, पर यूजुअली जो लॉन्गिट्यूडनल इंसिजन, मतलब कि हाथ की जो लंबाई है उसी की डायरेक्शन में हम एक चीरा लगा देते हैं तो दैट इज़ इनफ। तो ये हाथ और पैरों के अंदर बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल का जो है वो कॉन्सेप्ट होता है। अब मान लो कि दूसरा कोई एब्सेस की बात करें, फिंगर टिप एब्सेस है ना, जिससे फिंगर टिप के ऊपर अगर एब्सेस हो जाए तो ट्राई करिए कि आप फिंगर की साइड में हम जो है वो इंसिजन लगाएं, क्योंकि अगर आप बीच में बिल्कुल इंसिजन लगा देंगे तो उसकी फिंगरप्रिंट जो है वो म्यूटिलेट हो जाएगी और वो सब प्रॉब्लम होगा। इसलिए साइड से हम इंसिजन लगाएंगे और जो मल्टीपल सेप्टास जो होते हैं वो सारे के सारे सेप्टास हम वो जो है ब्रेक कर देंगे और पस जो है हम यहाँ से ड्रेन कर देंगे। तो फिंगर टिप एब्सेस में इस टाइप का जो है वो कॉन्सेप्ट होता है। अब मान लो कुछ एब्सेस ऐसे हैं जहाँ पर IND नहीं किया जाता, जैसे कि अब लीवर एब्सेस है, तो भाई लीवर एब्सेस में इंसिजन एंड ड्रेनेज नहीं होता। उसका रीज़न ये है क्योंकि लीवर खुद ही इतना ज़्यादा वास्कुलर है तो सारी लीवर की टिश्यू को इंसिजन रख के ड्रेनेज करने का कोई मतलब नहीं है। तो जब लीवर एब्सेस होता है तो हम लीवर सोनोग्राफी गाइडेड लीवर में पंक्चर करते हैं, वो सारा का सारा एब्सेस जो है हम वो एस्पिरेट कर लेते हैं और लीवर का ब्लड सप्लाई ऑलरेडी इतना अच्छा है कि वो अपने आप जो है वो सारा का सारा हीलिंग हो जाता है। इसलिए लीवर एब्सेस में इंसिजन एंड ड्रेनेज नहीं होता। सेम फॉर अ ब्रेन एब्सेस। तो जब इन ऑर्गन्स के जब ब्रेन एब्सेस है तो इंसिजन एंड ड्रेनेज नहीं, मतलब उसमें आप एब्सेस जो है वो एस्पिरेट जो वो है करने की हम ट्राई करते हैं, मिनिमम इंटरवेंशन करते हैं जब वो कोई मेजर ऑर्गन्स के अंदर होता है तो ठीक है। तो ये बात हमें लीवर एब्सेस में खास ध्यान रखनी होती है कि लीवर एब्सेस में इंसिजन एंड ड्रेनेज नहीं होता। हालांकि सर्जन्स को तो मालूम ही होता है, लेकिन स्टूडेंट्स के जब इनिशियल केस में जब उनको लगता है कि भाई सब एब्सेस में अगर इंसिजन एंड ड्रेनेज है तो लीवर एब्सेस में भी इंसिजन ड्रेनेज, नहीं, ऐसा नहीं होता। लीवर एब्सेस को खाली ड्रेन करना होता है और आप छोटे से होल से भी, क्योंकि उसकी वास्कुलरिटी इतनी अच्छी है, जिसकी वास्कुलरिटी जितनी अच्छी होती है उसमें उतना कम साइज़ का इंसिजन जो है वो चल जाता है। जैसे कि फेस है
तो फेस के अंदर छोटा इंसिजन चल जाता है, क्यों? क्योंकि वास्कुलरिटी अच्छी है, तो लीवर की वास्कुलरिटी तो एक्सीलेंट होती है, तो वहाँ पे उतना इंसिजन की ज़रूरत ही नहीं होती है, दैट्स वाई द इंसिजन एंड ड्रेनेज इज़ नॉट डन इन दैट पर्टिकुलर केस। और दूसरा एक प्रिंसिपल आता है हिल्टन्स प्रिंसिपल ऑफ एब्सेस ड्रेनेज। जो हिल्टन प्रिंसिपल ऐसा कहता है कि जब भी आप जो इंसिजन है, जब भी आप लगाएं इंसिजन, तो इंसिजन जो है वो मेजर न्यूरोवास्कुलर, मान लो कि एक्जिला के अंदर पस हो जाता है, तो एक्जिला के अंदर जब भी आप इंसिजन लगाएंगे तो इस तरीके से इंसिजन लगाएंगे कि वो उसकी मेजर नर्व्स एंड वेसल्स की डायरेक्शन में हो, ताकि वो एक्सीडेंटली कट ना जाए। और जब भी आप उसके अंदर मान लो कि मैंने चीरा लगाया, और चीरा लगाने के बाद मैं आर्टरी फोर्सेप्स से जब ओपन करूँगा, है ना, तो वो जो आर्टरी फोर्सेप्स का जो ओपनिंग है ना, वो ओपनिंग मेरा जो मेरे जो 2 फ्लैंज जो मेरे ऐसे खुल रहे हैं आर्टरी फोर्सेप के, वो दोनों फ्लैंज आर्टरी और नर्व की डायरेक्शन में खुलने चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर उसकी परपेंडिकुलर खुलेंगे तो नर्व्स और आर्टरी को डैमेज होगा। सो ये जो है कॉन्सेप्ट, दिस कॉल्ड द हिल्टन प्रिंसिपल्स ऑफ एब्सेस ड्रेनेज के incision should be made and the opening of a artery forceps should be done along the line of a major neurovascular bundle of that particular region, ताकि उन चीज़ों को जो है वो डैमेज ना हो। तो आई थिंक एब्सेस के बारे में जो है हमें थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी। हाँ, मतलब एब्सेस में आप ड्रेन करने के बाद आप डेफिनेटली उसको एंटीबायोटिक दें, एनाल्जेसिक दें, वो मतलब डिफरेंट थिंग है, बट बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि एब्सेस जो है वो हमें ड्रेन करना होता है। और नेक्स्ट टाइम वी कैन कम अप विथ अनदर टॉपिक। थैंक यू।